मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे मोहम्मद बिन तुगलक ने एक विदेशी यात्री को अपने कादी अपॉइंट किया था, जो 8 साल मोहम्मद बिन तुगलक के मतलब उसमें रहे थे। उनका नाम क्या है? जैसे गजनी बोले, गजनी के साथ जुड़े हुए दो व्यक्ति कौन कौन से हैं? एक तो हो गए फिरदौसी, जिन्होंने शाहनामा लिखा था, लिखा होगा हमने गजनी में। और दूसरा हमने किनके बारे में लिखा था? अल बरूनी, जिन्होंने किताबुल हिंद लिखा था, है ना। उसी तरीके से मैं पूछ रही हूँ मोहम्मद बिन तुगलक के समयकाल के बारे में, ठीक है। एक फॉरेन ट्रेवलर जो कहां से आए थे? वो आए थे आज का मान लो मोरक्को, मोरक्को से आए थे, आज का मोरक्को से भारत आए थे। और मोहम्मद बिन तुगलक ने उन्हें कादी, कादी मतलब जज, पोस्ट पे अपॉइंट किया था। और 8 साल बाद वो भारत छोड़ के फिर गए थे। उन्होंने भारत के ऊपर बहुत अच्छी किताब लिखी थी जिसका नाम है रहेला। आप मुझे उस व्यक्ति का नाम बता दो, कौन है वो ज्ञानी व्यक्ति जो मेरे प्रश्नों का जवाब देगा? कौन? हाँ बताओ। वेरी गुड, ये ज्ञानी व्यक्ति मौजूद है। अच्छा हुआ मैंने ये नहीं बोला उस दिन की तरह कि मुंह मांगा इनाम मिलेगा, है ना। बहुत अच्छा हुआ मैंने नहीं बोला। इब्न बतूता लिखेंगे, चलो इब्न बतूता के बारे में लिखेंगे हम। मैंने पहले सोचा था जो इंपॉर्टेंट ये यात्री है या ऑथर है उनको अलग से लिखा दूंगी, लेकिन फिर मुझे रियलाइज हुआ अगर मैं उसी राजा के साथ लिखाऊंगी तो तुम्हें याद रखने में ज्यादा आसानी होगी, क्योंकि कई बार रिवीजन करोगे तो उसी के साथ करोगे ना, मोहम्मद बिन तुगलक के साथ ही करोगे तो याद रखने में ज्यादा आसानी होगी। ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चे समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? आज कौन कौन मौजूद है यस मैम। बेटा? हाँ तुम समझ पा रही हो? किरण, यस मैम। रोजी, रोजी, सीमा सुरभि और शुभम। यस मैम। ठीक है शुभम। यस मैम। ठीक है, मैं क्या कह रही हूँ पता है? मैं ये कह रही हूँ कि मैं उसी राजा के साथ, कोई फॉरेन ट्रेवलर आया है, विदेशी यात्री, या फिर कोई ऐसे व्यक्ति जिसने मतलब बहुत अच्छा लिखा है, किताब लिखा है या कुछ था, तो उनके बारे में मैं साथ ही लिखा दूंगी। ठीक है, क्योंकि एक चीज रह गई है, हम उसको एड ऑन कर लेंगे आज ही। वो है अलाउद्दीन खिलजी के समय काल में हमें अमीर खुसरो लिखना था, और अमीर खुसरो के ऊपर क्या आ रखा है? शॉर्ट नोट्स मेंस में आ रखा है। ठीक है, मध्य प्रदेश मेंस में शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए दिया था अमीर खुसरो के ऊपर, जो अलाउद्दीन खिलजी से लेके 8 अलग अलग राजाओं के समय काल में थे, और ग्यासुद्दीन तुगलक के भी समय काल में थे अमीर खुसरो। तो हम अमीर खुसरो भी इसीलिए आज ही लिख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सही भाई। इब्न बतूता। झूठ 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 झूठ। ये क्या हो रहा है शुभम? ये क्या हो रहा है? मैम सॉरी सॉरी भाई यार। हाँ अच्छा अच्छा ठीक है, हो जाता है कई बार। हाँ, लिखोगे पूरा नाम मोहम्मद बिन, पूरा नाम मोहम्मद बिन मशहूर, मोहम्मद बिन मशहूर इब्राहिम मशहूर इब्राहिम अललवाती, अललवाती अल्तंजी। मैम अललवाती है कि बाती है? मैं लिख के दे रही हूं अललवाती, अललवाती अल्तंजी अल्तंजी अबू अब्दुल्ला, अबू अब्दुल्ला है।
मैम इसका शॉर्ट नाम भी बोल दी। शॉर्ट नाम है इब्न बतूता। इब्न बतूता ये शॉर्ट नेम है, इसी से क्वेश्चन आता है। आप लिखेंगे इब्न बतूता का जन्म 24 फरवरी, इब्न बतूता का जन्म 24 फरवरी 1304 में उत्तर अफ्रीका के 1304 में उत्तर अफ्रीका के मोरक्को के उत्तर अफ्रीका के मोरक्को के तंजियर, ऐसे लिखते तंजियर, तंजियर, मोरक्को के तांजियर में हुआ था। तेरह सौ 21 में वो उच्च शिक्षा प्राप्त हेतु 1321 में वह उच्च शिक्षा प्राप्त हेतु मक्का गए थे और वहीं से उन्होंने अपनी विदेश यात्रा शुरू की तथा मदीना, तुर्की, ईरान, क्रीमिया, मदीना, तुर्की, ईरान, क्रीमिया, खिवा, खिवा लिख के दे रही हूं, खिवा, बुखारा होते हुए अफगानिस्तान के रास्ते भारत के सिंध प्रांत में, अफगानिस्तान के रास्ते भारत के सिंध प्रांत में 3334 ईसाई में 3300 नहीं यार, तुम लोग भी ना, 1334, 3300 कहां से आ गया, 1334 ईसाई में, और उसने लिख भी लिया, मैंने 3300 बोला, लिख लिया था ना तुमने 3300, 1300 ही लिखा। 1334 ईसाई में भारत में प्रवेश किया। 1334 ईसाई में भारत में प्रवेश किया। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक ने मुहम्मद बिन तुगलक ने 24,000 दिनार की तनख्वाह पर, तनख्वाह कैसे लिखते हैं, तन लिखते हैं, ख्वा लिखते हैं, ख आधा ख व ह, तनख्वाह, यही लिखा ना सबने, तनख्वाह पे तनख्वाह 24,000 दिनार, दिनार की तनख्वाह पर शाही काजी का पद, शाही काजी का पद सौंपा था। उस समय मुहम्मद बिन तुगलक सबसे अमीर, दुनिया के सबसे अमीर मुस्लिम शासक था। उस समय मुहम्मद बिन तुगलक
दुनिया के सबसे अमीर मुस्लिम शासक था? मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में इब्न बतूता ने लिखा है कि, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, पूरा मत लिखा करो, एमबीटी लिखा करो, बहुत टाइम वेस्ट होता है। एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में इब्न बतूता ने लिखा है कि, ये स्टेटमेंट वाइज पूछा गया है, इसीलिए मैं स्टेटमेंट इंक्लूड करवा रही हूं। ऐसे कोट एंड कोट लिखना, और लिखना सम्राट, शुरू करो, सम्राट सबके लिए एक जैसा है। रिपीट कर दी। ये सिविल सर्विस प्री में पूछा गया था, ठीक है, ये स्टेटमेंट दिया गया था और पूछा था ये किसके बारे में है, ठीक है। सम्राट सबके लिए एक जैसा है, पूर्ण विराम के बाद आगे लिखोगे। मैम मैम मोहम्मद बिन तुगलक के बाद से रिपीट कर दी। देखो मैंने बोला मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में इब्न बतूता ने लिखा है कि, इब्न बतूता ने लिखा है कि, आप कोट एंड कोट में लिखोगे सम्राट सबके लिए एक जैसा है, वह हर रोज किसी ना किसी भिखारी को अमीर बना देता है, अमीर बना देता है, वो हर रोज किसी ना किसी भिखारी को अमीर बना देता है, साथ ही हर रोज एक ना एक आदमी को, एक ना एक आदमी को मृत्यु दंड भी देता है, मृत्यु दंड भी जरूर देता है। एक बार उसने कोई ना मिला तो अपने ही खुद को, कोई ना मिला तो खुद को 21 छड़ी से मार खाने की सजा दी। एक बार कोई ना मिला तो उसने खुद को 21 छड़ी से मार खाने की सजा दी, 21 छड़ी से मार खाने की सजा दी थी। अब वो मोहम्मद बिन तुगलक था ना, उसको रोज एक ना एक को मृत्युदंड देना था, एक बार मिला नहीं कोई, तो आप खुद को तो मृत्युदंड दे नहीं सकता था, तो यह आदेश दिया अपने, मतलब जो सजा विभाग के कर्मचारी थे, कि मेरे को ही आप, आज किसी को कोई मिला ही नहीं मुझे सजा देने को, तो एक काम करो मुझे ही 21 छड़ी मारो, लेकिन सजा तो जरूर दूंगा मैं, ठीक है। तो वो मोहम्मद बिन तुगलक है, और ये स्टेटमेंट आपके सिविल सर्विस प्री में, ठीक है, सीधा सीधा आया था। ये स्टेटमेंट किसके बारे में है? अब अच्छा हुआ आज के टाइम पे एमबीटी हमारे प्रधानमंत्री नहीं है ना, आगे भी मत चुनना, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक को प्लीज हमारे प्रधानमंत्री नहीं चुनना, किसी को भी चुन लो, केजरीवाल को चुन लो, वो भी चलेगा, ठीक है। एक किस्सा प्रचलित है, आगे पैरा चेंज करके लिखो। एक सूफी संत को उसने बुलाया, पता है क्या किया, ठीक है, और सूफी संत को बोला कि उसको ना ज्ञान का डिस्कशन करना बहुत अच्छा लगता था मोहम्मद बिन तुगलक को, तो उसने ना सूफी संत को बुलाया। उसके बाद कोई संत उसके दरबार में आता ही नहीं था, तो सूफी संत को बुलाया कि, और संत ने मना कर दिया
कि मैं अभी नहीं आ सकता हूं, तो उसने इसको ना अपनी गुस्ताखी मानी कि अरे मैं बुला रहा हूं और संत नहीं आ रहा है तो उसका सर कलम कर दो। ठीक है, तो ऐसे में क्या हुआ, सबने मतलब उसके रिश्तेदारों ने सबने बोला इतना पहुंचा हुआ संत है, और इसकी बीवियों ने भी बोला कि इतना पहुंचा हुआ संत है कि तुम मतलब ऐसा कैसे कर सकते हो कि आप मतलब वो करोगे, इसको मतलब बुलाओगे। और इसमें एडवाइस में सबसे ज्यादा इब्न बतूता थे। इब्न बतूता ने बोला बहुत पहुंची हुई संत है वो, तो उसकी सर नहीं कलम करना चाहिए, ये गलत है, उनके पास टाइम नहीं है, फिर बाद में आ जाएंगे। इस बात पे इब्न बतूता से नाराज होके कहा संत का तो सर कलम होगा, लेकिन तुम 3 हफ्ते के लिए नजरबंद हो गए हो क्योंकि तुमने गुस्ताखी की है मुझे परामर्श देने का। ठीक है, कभी कभी तो इब्न बतूता को वो कहते थे कि तुम जो हो ना इतने ज्ञानी हो, और खुले दिल से उनकी तारीफ करते थे कि तुम्हारे बिना मेरा कैसे चलेगा, तुम्हारे बिना पर मतलब मेरा सल्तनत नहीं चलेगा, तो तुम ही मेरे सब कुछ हो। और कभी कभी कहते थे तू मोरक्को के लिए ना, मोरक्को का खुफिया जासूस है, तू यहाँ पर आया ही है मेरा जासूसी करने के लिए, क्योंकि मोरक्को वाले जो तंजीर है, तंजीर के राजा ने तुझे भेजा है यहाँ जासूसी करने के लिए। इब्न बतूता 1 साल में इतना परेशान हो गया, वो इस पद को छोड़ना चाहता था, लेकिन फिर इब्न बतूता को बोला तूने अगर पद छोड़ा ना तेरी सर कलम करो। ठीक है, तो इब्न बतूता मौका ढूंढ रहा था किस तरीके से वो भाग जाए बस मोहम्मद बिन तुगलक को। ये सारी बातें किताब रहेला में लिखी गई है, और जो उसका 5 के 5 प्रोजेक्ट है ना उसके बारे में भी रहेला में भी लिखा है और किताबों में लिखा है। मतलब और फिर उनको मौका तब मिला, युआन डायनेस्टी का एक एम्बेसी आया था, क्योंकि ये मोहम्मद बिन तुगलक ने जब कराची पे आक्रमण किया तो आपको पता है हिमाचल और उत्तराखंड के रास्ते गया था, वो बताया है ना मैंने। तो उन्होंने आते आते धर्मशाला की जो मोनेस्ट्री है उसको तोड़ दिया था। उस समय पे चीन के बुद्ध धर्म के, चीन सबसे ज्यादा बुद्धिस्ट धर्म के लोगों से मतलब लोग थे वहां पर, तो वहां का वो लोग आते थे इस मोनेस्ट्री में मतलब अपना पूजा पाठ करने के लिए। तो चीन के शासक को उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि वहां का राजा तो पागल है कि आप ही हमारा मोनेस्ट्री दोबारा बना दो। तो जो एम्बेसी वाला बंदा आया था, तो उसने एम्बेसी वाले बंदे को पटाया कि तुम जब जाओगे ना शाही जो तोली जाएगी उसके बीच में मुझे घुसाड़ देना, मतलब मुझे छुपा लेना और मेरे को यहाँ से भगवाओ किसी तरीके से, क्योंकि ये ना मुझे जाने दे रहा है। कह रहे मैं इस्लामिक रूल से पढ़ा हुआ व्यक्ति हूँ, कह रहे मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, मैं काजी नहीं कर सकता यहाँ। क्यों नहीं कर सकता हूँ? क्योंकि मुझे इस्लामिक नियम कानून पता है, लेकिन भारत में आम जनता जो है हिंदू है। ठीक है, तो ऐसे में मैं उनके जो मतलब केसेस वगैरह आते हैं उसको नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसे में मुझे राजा ये बोल रहे हैं कि अब तू एक तो सही डिसीजन देगा और रोज एक मृत्युदंड देना है किसी को। ठीक है, काजी का काम था विचार देना, क्योंकि मृत्युदंड का जो अनाउंसमेंट है वो राजा करता था, और जिस दिन कोई बंदा नहीं मिला मृत्युदंड का तो वो मेरा रात का खाना रोक देता कि तूने मृत्युदंड क्यों नहीं दिया। ठीक है, मैं बहुत परेशान हो गया, मुझे भगाओ। ठीक है, तो ऐसा था मोहम्मद बिन तुगलक। लिखोगे एक किस्सा बड़ा प्रचलित है कि एमबीटी ने मतलब मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को, मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को 3 हफ्ते तक नजरबंद रहने की सजा दी। 3 हफ्ते तक नजरबंद रहने की सजा दी। इब्न बतूता किसी तरह दिल्ली से निकलना चाहता था। इब्न बतूता किसी तरह दिल्ली से निकलना चाहता था, और उनको यह मौका 1341 में मिला। उनको यह मौका 1341 में मिला। जब युआन डायनेस्टी के, युआन राजवंश के, लिखो जब चीन के युआन 1341 में मिला, जब चीन के युआन राजवंश के
राजा का दूत भारत आया और उस दूत के सलाह पर, उस दूत के सलाह पर तुगलक ने इब्न बतूता को अपना प्रतिनिधि बनाकर चीन भेजा। उस दूत के सलाह पर इब्न बतूता, मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को अपना क्या बनाकर, प्रतिनिधि बनाकर चीन भेजा और फिर फ्री। इसी दौर में देखो इब्न बतूता ने, जो आपको, क्योंकि इब्न बतूता बहुत पढ़ा लिखा था और लिबरल सोच था, उन्होंने उस समय भारत पे चल रहे मुसलमान धर्म का बहुत ज्यादा समालोचना की है। उन्होंने बोला है क्योंकि भारतीय लोग ही मुसलमान बन के कन्वर्ट हुआ है, तो अरब के जो मुसलमानों की तरह कट्टरपंथीता उनमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। और वो कट्टरपंथीता के बहुत विरोध करते थे और महिलाओं के पढ़ाई का बहुत सपोर्ट करते थे। जब इब्न बतूता मतलब चीन गया तो रास्ता था वही असम, मेघालय और वहां से नागालैंड होते हुए गए। तो इसी समय उन्होंने नॉर्थ ईस्ट को इस्लामीकृत किया, लेकिन नॉर्थ ईस्ट को इस्लामीकृत करने में उनको, जो नॉर्थ ईस्ट के मुसलमान हैं उनको बतूता मुसलमान कहा जाता है। जैसे अगर यूपी का मुसलमान या एमपी का मुसलमान बतूता मुसलमान से अपनी लड़कियों की शादी नहीं करेगा, जैसे कश्मीर के मुसलमान भी अलग होते हैं ना, ठीक है। तो इनको बतूता मुसलमान कहते हैं क्योंकि इब्न बतूता द्वारा इस्लामीकृत किया गया है इनको, ठीक है। ये मुसलमानों में बहुत अलग क्रेज पढ़ने का देखने को मिलता है, क्योंकि इब्न बतूता खुद एक बहुत ज्ञानी बंदा था। तो उन्होंने मतलब वहां पर जो उन लोगों को मुसलमान कृत किया, तो उन्होंने बोला जो आपके देसी पढ़ाई सिस्टम है, पढ़ाई उसी से करना चाहिए। उन्होंने हमेशा इंडिया में रहते हुए भी इंडिया के कल्चर को बहुत प्रमोट किया। उन्होंने बोला जो सनातन धर्म है ना, वो वन ऑफ द बेस्ट रिलीजन है दुनिया का। इब्न बतूता की किताब रहेला में लिखा हुआ है कि यहाँ पर बहुत डाइवर्सिटी है, मतलब बहुत विभिन्नता है, लोग अलग अलग भगवान के पूजा करते हैं, लेकिन अगर पीछे की फिलोसॉफी को देखोगे तो वो कोई ना कोई बहुत साइंटिफिक रीजन जुड़ा होता है सबके साथ। तो ये दुनिया का एक बहुत अच्छा धर्म है और उन्होंने जो स्थायी जो लोकल वाले कल्चर है या रीति रिवाज है उनका भी बहुत सराहना किया था अपने किताब में, ठीक है। और जब वो नॉर्थ ईस्ट को इस्लामीकृत कर रहे थे तो उस चीज का उन्होंने ध्यान रखा और वहां पर जो लोगों को इस्लाम का मीनिंग बताया, वो मीनिंग एक्चुअली आज जो इस्लाम में देखने को मिलता है वो नहीं है। नॉर्थ ईस्ट के औरतें कभी, चाहे मुसलमान क्यों ना हो, बुर्का नहीं पहनती, क्योंकि उन्होंने वुमेन एजुकेशन को प्रमोट किया था ना जिंदगी में, तो कि औरतों के समान अधिकार की बात करते थे। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट के जो भी मुसलमान होंगे उनमें ट्रिपल तलाक नहीं होता था कि आप महिलाओं को, आप ऐसा नहीं है कि, क्योंकि इसी वजह से क्या है, इंडिया के जो मुसलमान है इसको कहते हैं बतूता मुसलमान, और बतूता मुसलमान तो मतलब कहते हैं काफिर होते हैं मुसलमानों की भाषा में। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो कहते हैं कि ये एक तो मतलब अपनी औरतों को काबू में नहीं रखते, ठीक है, मुसलमानों का जो नियम होता है उनको भी प्रोमिनेंटली वो पालन नहीं करते, ठीक है। पढ़ाई को बहुत ज्यादा मेजर मतलब फोकस रखा जाता है, ठीक है। और तीसरा एक और चीज था बतूता मुसलमान का, हाँ, क्योंकि लोकल कल्चर को उन्होंने बहुत ज्यादा प्रमोशन किया था, तो उस क्षेत्र का लोकल कल्चर क्या है, गाय का पूजन। जैसे असम होता है, असम में बिहू होता है, ट्रेड कल्चर है, बिहू फोक कल्चर है, ठीक है। अब जो है बिहू में क्या होता है, जो मेजर बिहू होता है जिसको रंगाली बिहू कहते हैं, अप्रैल के महीने में जहां नवरात्रि होते हैं, ठीक है, उस समय पे पहले दिन के बिहू जो होते हैं उसको कहते हैं गोरू बिहू। गोरू बिहू मतलब, गोरू मतलब होता है गाय, ठीक है। तो ऐसे में उस दिन गाय की पूजा होती है। गाय की पूजा कैसे होती है, जैसे वो होती है ना, क्या कहते हैं उसको, दुल्हन होते हैं, दुल्हन का हल्दी नहीं लगता, ऐसे ही सुबह गाय को हल्दी लगाया, उनके लिए 101
सब्जियों का भोजन बनाया जाता है, परोसा जाता है, मतलब चावल के साथ 101 अलग अलग चीजें बनेंगी उनके लिए, ठीक है। और उसके अलावा वही खाना जो गाय के लिए बनेगा, पूरा परिवार वही खाना लेगा, ठीक है। मतलब सेम होता है, ऐसा नहीं है कि गाय के लिए कोई भी घास काट के बना दिया और खुद चिकन खा लिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। गाय के लिए उस दिन प्योर वेजिटेरियन फूड होता है, गाय के लिए जो बनता है प्रॉपर वही खाना इंसान भी खाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के, अब क्योंकि इब्न बतूता ने वहां के लोगों को इस्लामीकृत किया, तो वहां के लोगों को यह भी सिखाया जो लोकल कल्चर है इसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो वहां के जो मुसलमान होता है गुरु बिहू मनाता है। अब जब गुरु बिहू मनाता है तो इधर के साइड के मुसलमानों के लिए वो तो बहुत गलत बात हो गई ना, क्योंकि वो तो गाय की पूजन है एक तरीके से। उस दिन तो गाय को ऐसे एकदम नए नए कपड़े भी पहनाते हैं, ठीक है। उनके अब कपड़े क्या पहनाएंगे, ऐसे ऊपर से वस्त्र लाते हैं ऐसे बांध देते हैं, लेकिन नए कपड़े पहनाएंगे, ठीक है। जिनके पास पैसे होते हैं, पहले जमाने में वो सोने की बाली पहनाते थे गाय को, फिर बाद में चाहे खोल के रख दे, ठीक है। बट मतलब वो कहते हैं कि हमारे जो मतलब धन की देवी है यही है, यहीं से हमारी कमाई होती है, तो ये सारी नियम है। तो अब ये क्या है, ये जो लोग है अपने इन कल्चर को प्रमोशन देने के लिए, मतलब यही इनका मेन कल्चर है। फिर इनके जो गाने होते हैं वो सूफी से बहुत प्रभावित है। मतलब इब्न बतूता खुद निजामुद्दीन औलिया के दरगाह में जाते थे और निजामुद्दीन औलिया के विचारधारा से बहुत प्रभावित थे। इसी वजह से उन्होंने आसामीज और वहां के क्षेत्रीय जो लैंग्वेज होते हैं वहां पर इन मतलब औलिया के दरगाह में गाने वाले गानों का ट्रांसलेशन करवा के वहां पर प्रचलित किया कि ये जो है, और इनको कहा जाता है जिकिर, ठीक है। ये क्वेश्चन आ रखा है सिविल सर्विस प्री में, ठीक है। अमंग द फॉलोइंग कंसीडर द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट जिकिर, मतलब निम्नलिखित वाक्यों में से जिकिर संबंधित सही वाक्य ढूंढिए, ठीक है। तो वो क्या होता है, ये मुस्लिम गाने होते हैं, मुस्लिम सूफी गाने जो आसाम के क्षेत्र के इब्न बतूता मुसलमान द्वारा अल्लाह की गुणगान में गाए जाते हैं। क्योंकि ये भी एक डिफरेंस है कि मुसलमान गानों के थ्रू अल्लाह को कभी क्या नहीं करते, इबादत नहीं करते। वो कहते हैं एक सच्चा मुसलमान म्यूजिक शराब से दूर रहता है, यही बोलते ना। अब वहां पर सच्चा मुसलमान उसी को कहा जाने लगा, बतूता मुसलमान में सच्चा मुसलमान उसी को कहा जाता है जो जिकिर गाता है। आया समझ में? यहां जैसे 5 टाइम नमाज होता है, वहां जिकिर गाते हैं। जैसे हमारा भक्ति मूवमेंट, हमारा भक्ति मूवमेंट उनका बतूता मुसलमान का भक्ति मूवमेंट समझ। प्रमोट नहीं करते, कबाली भी सूफी संगीत में आता है, सूफी का पार्ट है। मेन मुसलमान मतलब मुसलमान का एक सेक्शन जो है वो कहते हैं भगवान को, अल्लाह को पाने के लिए अगर संगीत का माध्यम तुमने चुन लिया तो वो तुम काफिर हो, फिर तुमको मुसलमान नहीं कहा जा सकता। बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है। हाँ, मतलब भगवान पाने का कई सारे मार्ग है ना भारत में। जैसे आप पढ़ो, जो ज्ञानी ज्ञान योगी होते हैं वो कहते हैं भगवान पाने का एक ही तरीका है, ज्ञान की प्राप्ति। आप ज्ञान की प्राप्ति करो, आप भगवान खुद पाओ, ठीक है। दूसरा होता है भक्ति, ठीक है। भक्ति मतलब ज्ञान को पाने का तरीका है संगीत। देखो ये इट्स ऑल अबाउट द स्टेटस ऑफ मैन। इंसान बहुत ज्यादा परेशान रहता है अपने डेली हरकतों से। ये दोनों क्या फुसूर फुसूर हंस हंस के बात कर रहे हैं, क्यों हंस रहे हो? मच्छर काट रहे, आगे आ जाओ भाई। कोई नहीं, मैं कल से ओडोमस लेके आऊंगी। इधर आ जा, तू आगे आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर बैठ जाओ। हो सकता है ना कोने में मच्छर हो, तुम लड़के के मतलब मजाक उड़ा रहे हो मच्छर के नाम पे, ठीक है। हाँ, तो देखो इंसान फाइनली क्या होता है, जो ये शाहरुख खान वाला डायलॉग है, क्या डायलॉग था? शाहरुख खान ने ओम शांति ओम में एक बहुत बड़ा डायलॉग बोला था ना। हाँ, आगे कायनात भी आगे साजिश करता है, ऐसा ही बोला था कुछ, सबको पता है। देखो ये एक्चुअली पता है क्या है, ये द्वैत हिंदुइज्म है। द्वैत भी यही कहता है, लेकिन द्वैत साइंटिफिक तरीके से कहता है।
ठीक है, मुसलमान का वो सेक्शन जो इसके बारे में बात करते हैं, तो जो कट्टर मुसलमान है वो उनको नकार देते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। और इसको आजकल बहुत फेमस किया जा रहा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम पे, ठीक है, ऐसा कहते हैं। हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बहुत सारे बुक है, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है, लेकिन हाँ, मैंने भी जिंदगी में कुछ शिद्दत से चाहा था, लेकिन शायद मेरे चाहने में कमी रह गई है, तो मेरी सिलेक्शन नहीं हुई, ठीक है। बाकी चाहा तो शिद्दत से ही था मैंने भी, बट होता है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं गलती तो मेरी तरफ से ही थी जिसकी वजह से सिलेक्शन नहीं हुई। तो ये जो है, इसको शेक्सपियर ने भी बोला है, इफ यू वांट कोर समथिंग कोर ऑफ योर हार्ट, ऑल द यूनिवर्स कंस्पायर यू टू अचीव इट। यही जो डायलॉग है, इसको शाहरुख खान ने ट्रांसलेट करके मतलब हिट कर दिया। तो हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन का या द्वैत का मतलब पॉपुलर फिगर कह सकते हैं शाहरुख खान को, क्योंकि आम जनता को नहीं पता था ये बात, है ना। जो अच्छाई है उस कैरेक्टर ने, उस मूवी में उस कैरेक्टर ने इसको काफी हद तक मतलब लोगों तक पहुंचाया है, तो उसको तो हमें मानना पड़ेगा। अब क्या है, द्वैत क्या कहता था, यही सेम चीज इब्न बतूता कहते थे। द्वैत कहता था ये पूरी दुनिया जो है, ये पूरी दुनिया में हर चीज, ये आपको दिख रहा है, ये हाँ ये दिख रहा है, ये ठीक है, ये पेन, ये मोबाइल, सब चीजें एनर्जी से बनी हुई, ठीक है, फिजिक्स है ये कंप्लीट। द्वैत जो है फिजिक्स है, ठीक है। ये सभी चीजें यूनिवर्स जो है, यूनिवर्स ब्रह्मांड के सभी प्रोडक्ट जो है एनर्जी से बना हुआ है, पहला नियम। दूसरा नियम कहता है सभी एनर्जी एक है, उसका कोई टाइप नहीं होता कि इसका लाल एनर्जी मेरा पीला एनर्जी, ऐसा नहीं है। एनर्जी का टाइप एक ही होता है, ठीक। और उस एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, जिसको हम कहते हैं जहां से ब्रह्मांड, बात हम क्या कहते हैं, शिव जी से, है ना, तू ही है रचेता, हाँ शिव जी से, और विनाशक भी वही है, ऐसा कहते हैं ना, मतलब वो स्रोत हो गया। उसी को फिर मुसलमान अल्लाह कहते हैं, है ना। क्रिश्चियन लोग उसी को गॉड कहेंगे, क्योंकि हम उस एनर्जी के बारे में जानते नहीं है, इसलिए भगवान का नाम डाल दिया उसपे, ठीक है। वो सबसे बड़ा एनर्जी का स्रोत। अब दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा नियम ये कहता है द्वैत का कि जैसा एनर्जी होता है वो उसी प्रकार की एनर्जी को अट्रैक्ट करता है। मेरे अंदर मैं एनर्जी रेडिएट करूंगी, मतलब एक एनर्जी है, एक दिया जल रहा है, देखो बहुत ध्यान से देखना, इस चीज को समझने की जरूरत है। ये दिया जल रहा है, इस दिया से जो रोशनी जा रही है ऐसे वेव के फॉर्म में जाएगा, ये रोशनी तो वेव के फॉर्म में जाएगा। और कोई भी चीज अगर वेव में है, इसका मतलब इसमें घर्षण है, फ्रीक्वेंसी ऐसे 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 हिल रहा है, ये ऐसे ऐसे हिलते हुए ऊपर जाएगा, ऐसे ऐसे हिलते हुए। इसका मतलब जो एनर्जी, ये तो एनर्जी का स्रोत हो गया ना, यहाँ एनर्जी है, तो एनर्जी हर समय क्या निकालती है, घर्षण के माध्यम से आपकी मतलब वेव निकाल रही, ठीक। अब मेरे अंदर, क्योंकि मैं एक एनर्जी हूं, मेरे अंदर से भी कुछ वेव निकल रहा है, तुम्हारे अंदर से भी कुछ वेव निकल रहा है, सब चीजों के अंदर से वेव ही वेव निकल रहा है। अब एक जैसे टाइप की वेव जो होता है, मान लो मैंने कुछ बहुत गलत सोचा सबके लिए, तो मैंने एक नेगेटिव वेव निकाली, तो वो यूनिवर्स से उसी वाले वेव को अट्रैक्ट कर दी। समझ पा रहे हो? तो क्या होता है, तभी तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले कहते हैं ना, हमें एकदम पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, क्योंकि हमें दूसरों के लिए क्यों बर्बादी लानी। अब जो ये नेगेटिव वेव आता है, ये शॉर्ट वेव लेंथ होता है, और जो पॉजिटिव वेव देखा गया है वो बड़े बड़े लंबे लंबे वेव लेंथ। हमारी शरीर में लॉन्ग वेव लेंथ जाती है ना, अच्छा, और शॉर्ट वेवलेंथ हमारे लिए हानिकारक है, कैंसर जैसी बीमारियां होती है शॉर्ट वेवलेंथ से। सूरज के भी अगर शॉर्ट वेवलेंथ को हमने कैप्चर कर लिया, अल्ट्रावायलेट रेज, तो क्या होता है, कैंसर होता है, सीधा सनबर्न होता है। तो पहले जमाने के लोग कहते थे ना, विचारों से इंसान सुंदर बनता है, वो फिजिक्स है। विचार मतलब क्या हुआ, हमारी सोच के माध्यम से वेव निकल रहा है। अगर हमारा विचार अच्छा है, मतलब हमने एक लॉन्ग वेवलेंथ निकाली, लॉन्ग वेवलेंथ जब निकाला गया है ना, तो फिर क्या हुआ, वो यूनिवर्स के लॉन्ग वेवलेंथ को ही खींच के लाएगा मेरे पास।
तो ऑब्वियसली मेरे बॉडी के सारे जो फंक्शंस है, खाना खा रही हूँ अच्छे से डाइजेस्ट होगा, बीपी कंट्रोल में रहेगा, तो मुंह में चमक तो रहेगी ना। कई बार होता है ना, बाबा जी का ऑरा बड़ा तेज है, बाबा जी चमकते हैं, ऐसे बोलते हैं। अबे चमकते इसीलिए है क्योंकि दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं। अब हम पूरा दिन दूसरों के लिए सोचे, ये साला मर जाए। मैं सोचती हूँ, पता है, मतलब मैं सोचती हूँ, सोचते सोचते रोक देती हूँ, ए नहीं नहीं मेरी स्किन खराब हो जाएगी। ठीक है, तो मेरा बेटा कहता है अरे स्किन कहाँ से आई। मैंने कहा होता है यार, ह्यूमन टेंडेंसी है। एक पर्टिकुलर बंदा मेरी जिंदगी में जिसके बारे में मैं बहुत बुरा सोचती हूँ। मैं तो सोचती हूँ ना, वो जिंदगी में सारे सफर वही करे। ठीक है, तो मैं अपने बेटे के साथ ऐसे ही बात कर रही थी। मैंने कहा ना, देखना, मैंने अपने बेटे को बोला, मैंने कहा देखना वो कीड़े लग के मरेगा। उसके बाद ना मैंने बोला नहीं 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 नहीं, मैंने कहा मेरा स्किन खराब हो जाएगा। मैंने कहा उसका वो कीड़े लग के मरे ना मरे मुझे नहीं पता। ठीक है, हाँ, लब में समय तक जी, एग्जैक्टली ये बहुत फर्क पड़ता है। तो वही चीजें है ना, हमने नेगेटिव किया, हमारी विचारधारा से नेगेटिव निकला, तो देखो नेगेटिव को हमने अट्रैक्ट किया, मल फंक्शनिंग हमारी बॉडी में होगी, चेहरे की चमक हमारी खत्म होगी, है ना। खाना डाइजेस्ट हमको नहीं होगा, उसको क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ जिसके बारे में गलत सोचा, लेकिन फिर भी दिल है कि मानता नहीं। मेरे को बड़ा सुकून पड़ता है, मैं जिसको बुरा मानती हूँ ना, उसकी बुराई करके मुझे ऐसा मजा आता है ना, हा आज का दिन सफल हो गया मेरा, ऐसा फील होता है। लेकिन नहीं होना चाहिए। इसी को तो कहते हैं ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ऐसे कहते हैं ना, तुम पॉजिटिव रहो, तुम हमेशा सोचो कि मैं आईएएस बन चुका हूं। तो जब ऐसी बातें रेगुलर सोचोगे कि मैं पीसीएस अधिकारी हूं, जब ऐसा सोचोगे, एक तो देखो यूनिवर्स से वही वाली एनर्जी, अच्छा वाला एनर्जी कैप्चर किया। अब तुम्हारे पास काम करने के लिए जो वर्क में तब्दील होता है, ये फिजिक्स है, वो कौन सा वेव तब्दील होता है, लंबा वाला। तो आपके अंदर एनर्जी आ गया, उसको वर्क में लगाने में आपको आसानी होगी। काम तो आपसे ही करवाएगा यूनिवर्स, ठीक है, लेकिन वो एनर्जी का खेल है, और इसी को द्वैत कहते हैं। अब देखो उस समय पे 900 सन में माधवाचार्य ने क्या सोचा होगा, है मस्त सोचा, और आज उसके ऊपर रिसर्च हो रहा है, उसके ऊपर मतलब उसको वो किया जा रहा है। आप इसको ना डे टू डे लाइफ में भी मैंने करके देखा, पता है, मेरा तो मतलब मैंने देखा, मुझे जब पहले मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह या माधवाचार्य के द्वैत पढ़ रही थी ना, मुझे ना बहुत जल्दी विश्वास नहीं होता, मेरे में विश्वास की कमी है। एक मिनट, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट कॉल होगा। सिलेंडर मिल गया, ऐसा ऐसी जवाब आ जाए बस कि मैडम सिलेंडर मिल गया, देखो ना आ ही नहीं रहा है। हेलो, हाँ बोलो, क्या कह रहे हो। अच्छा ठीक है, ओके। हाँ, तो फिर मेरे को नहीं विश्वास होता है बहुत जल्दी, जब तक मुझे प्रूफ नहीं मिलता है। तो जो मतलब मेरे जो सर हैं, मणिकांत सर, जिनसे मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, तो उन्होंने बोला तुझे नहीं समझ में आ रही है ना, तू एक काम कर, तू एक कांच का गिलास लेना, उसमें 2 गिलास पानी लेना, और एक गिलास में ना जितनी मन की भड़ास है, गालियां है, सब बोल देना उसको देख के, और काफी टाइम तक उसको देखना, और ना गाली वाली बोल देना उसको, जो भी तेरे मन में भड़ास है, जिसके लिए भी है, वही बंदा समझ के उसको दे देना। और एक दूसरे वाले गिलास को ना उस बंदा समझ के अपनी फीलिंग शेयर करना, जिस बंदे को तू पसंद करता है, करती है, ठीक है। और इसको ना फ्रीजर में जमा देना, नेक्स्ट डे देखना दोनों का शक्ल। और सीरियसली बहुत मतलब दोनों सेम गिलास थे, बट मेरा जो मैंने जिसमें गाली दी थी उसको मैंने मतलब रेड मार्कर से थोड़ा सा वो कर दिया था, निशान बना दिया। उसकी जो आउटर लेवल था ना, ऊपर जो पानी होता है जब बर्फ जमता है, एकदम स्मूथ होना चाहिए ना, लेकिन पता है क्या, वो इतना उबड़ खबड़ था ना, बहुत अच्छी। और जो जिसमें मैंने बहुत अच्छा दिया था उसका नॉर्मल शेप। तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इसका मतलब है। और फिर उसके बाद मैंने और एक चीज पढ़ी, सर ने ही मुझे बताया, फिर मैंने पढ़ी, मिजोरम की एक कम्युनिटी है, वो कभी पेड़ नहीं काटती, ठीक है, वो पेड़ कभी नहीं काटती, क्योंकि उनके
मतलब जो है ना पेड़ काटना उनके मतलब ट्रेडिशन के खिलाफ है। तो किसी पेड़ को काटना है तो गांव के सारे लोग उस पेड़ को घेरा बनाते थे और उसको कोसते थे, उसको कोस के आ जाते थे, खूब कोस देते थे, कोस के आ जाते थे, कुछ समय बाद वो पेड़ सूख जाती थी। ठीक है, तो मुझे लगा सही बात है, एनर्जी काम करती है। ठीक है, आप सोचो ना, आज हम पढ़े लिखे समय पे मतलब अब आके हम इसके बारे में बात कर रहे, जहां हमारे लिए ज्ञान के लिए बुक्स मौजूद है, सब कुछ मौजूद है। तुम सोचो 900 शताब्दी में माधवाचार्य के पास क्या था? कुछ नहीं, लेकिन फिर भी साइंस के इतने बड़े फॉर्मूले का सॉल्यूशन उन्होंने द्वैत में दिया। उन्होंने बोला ईश्वर का महत्व, ईश्वर यूनिवर्स का ओरिजिन है, तुम्हारे अंदर जो एनर्जी है वही ईश्वर के अंदर एनर्जी है, तुम जो रेडिएट करोगे वही ईश्वर तुमको देगी। ठीक, फिजिक्स के एनर्जी का थ्योरम है जो बाद में आइंस्टाइन ने डिस्कवर किया। अब वेस्टर्न के लोग चाहे कुछ भी कहे, लेकिन सच्चाई में ये थ्योरी तो माधवाचार्य की थी, और इसी थ्योरी पे विश्वास करते थे बतूता। ठीक है, तो उनके थ्योरी पे जो मुसलमान धर्म का मतलब होता है वो होता है मतलब आपके अल्लाह से कनेक्टिविटी, और उसके लिए आपको पॉजिटिवली दूसरों के धर्म को भी रिस्पेक्ट करो। ठीक है, हम किसी को कन्वर्ट करवा रहे हैं तो उनके जो मतलब रिचुअल्स है, उनका जो कल्चर है, उनका खान पान है, उसको बदलना नहीं चाहिए, वो उसी खान पान में जिंदा रहे। तभी बतूता जो मुसलमान होता है कभी गाय नहीं खाता, बतूता मुसलमान गाय नहीं खाता। ठीक है, वो कहते हैं क्योंकि इंडिया के सोसाइटी के हिसाब से गाय का एक तो मीट खानी ही नहीं चाहिए। इसके पीछे साइंटिफिक कारण है। कितने मीट खाते हैं यहाँ पर? कितने हैं मीट खाने वाले? कौन कौन है? सच्ची बताओ। 1 2 3 4 5, और तुम लोग नहीं खाते हो? यहाँ ऑनलाइन वाले मीट खाते हो? नो मैम, शुद्ध शाकाहारी। शुद्ध शाकाहारी। और नो मैम। किरण, शुभम? नो मैम। कोई नो नहीं? मैम। अच्छी बात है, क्योंकि साइंटिफिक कारण है मीट ना खाने का। पता है, मैं खाती हूँ, मैंने कल भी जब खाया था मैंने बोला था अगली बार से नहीं खाऊंगी, फिर मुझे लालच आ जाती है, पर मैं क्या करूं। ठीक है, लेकिन हाँ, घर वाले नहीं छोड़ने देते। देखिए उसकी साइंटिफिक रीजन क्या है पता है? अगर आप फूड पाइप की कैलकुलेशन करोगे ना, जो एक शाकाहारी प्राणी होता है, जैसे गाय है, जैसे हिरन है, जो भी शाकाहारी जो मतलब खाते हैं, उनके जो फूड पाइप है वो 5.5 से 6, जो आपकी बॉडी की लेंथ है उससे 5.5 से 6 गुना अधिक लंबा होता है। और जो एक मांसाहारी प्राणी होता है, जैसे आपका लॉयन ले लो, फिर शेर ले लो, फिर बबर शेर हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, लेपर्ड हो जाएगा, फिर फॉक्स हो जाएगा, जो भी मांसाहारी प्राणी है, उनकी जो फूड पाइप का लंबाई होती है उनकी बॉडी से सिर्फ 3 गुनी ज्यादा। ठीक, तो हमारी जो फूड पाइप है हमारी अपनी बॉडी से 5.5 गुना अधिक उसकी लंबाई, और वो बहुत टेढ़े मेढ़े होते रहते। तो ऐसे में जब आप मीट को कंज्यूम करते हो, मीट तभी अच्छे से डाइजेस्ट हो सकता है जब फूड पाइप की एक तो मतलब जो विथ होता है, मतलब मोटापा होता है, दायरा होता है, वो काफी बड़ा हो। ठीक, और वो स्ट्रेट में ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा ना हो। तो ऐसे में मीट बहुत आसान से, उसका जो प्रोटीन होता है बहुत आसान से डाइजेस्ट होता है। लेकिन हमारा जो फूड पाइप है वो उस हिसाब से है ही नहीं, वो है जैसे शाकाहारियों का है, इसमें बहुत टेढ़ा मेढ़ा है, बहुत छोटा पाइप है, यहाँ पर बहुत माइक्रोब्स पाए जाते हैं, और वो माइक्रोब्स कभी प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं करते। तो मतलब साइंटिफिकली अगर हम अपनी बॉडी का गठन देखें तो हम शाकाहारी, इसीलिए शाकाहारी खाना ज्यादा अच्छा होता है। ये तो पश्चिमी संस्कृति का देन है। आप अगर 1950s में इंडिया में तो होते ना, इंडिया में 99% लोग शाकाहारी थे, 1% जो मुसलमान थे वही मांसाहारी थे। फिर अंग्रेज आए, अंग्रेज के डॉक्टर आए, तो हमारे दिमाग में बिठा दिया भाई मीट तो खाना पड़ेगा, चिकन तो खाना पड़ेगा, चिकन नहीं खाएंगे तो फिर खाएंगे क्या? क्योंकि जो सारे न्यूट्रिशन है चिकन फिश इनमें ही मिलता है, पेड़ पौधों में कुछ नहीं मिलता। यह हमारे दिमाग में वो कर दी।
आज की डेट में भारत में 40% शाकाहारी रह गए, 60% मांसाहारी है। ठीक है, लेकिन जब हम ये डाइट कंज्यूम करते हैं, हम अपनी बॉडी के साथ खिलवाड़ करते हैं। ये क्योंकि डाइट हमारा बॉडी का है ही नहीं। समझ में आया? दूसरे पता में घुस गया है। तो इसीलिए मतलब साइंटिफिकली भी है कि आपको शाकाहारी होना चाहिए, लेकिन मन का क्या करे यार, दिल है कि मानता नहीं है ना। तो सामने चिकन रखा हुआ कौन छोड़ सकता है? मैं तो नहीं। अब बिरयानी रखी हुई हो तो और नहीं। उस दिन कोई बात हो रही थी, उत्तराखंड में मजार तोड़ने की एक मामला आया है सामने। ठीक है, कि क्योंकि इलीगल सरकारी भूमि पे मजार बना देते थे तो उसको तोड़ा जा रहा है। तो फिर मेरा बेटा कहने लगा कि मम्मा, कह रहे धामी सभी मुसलमानों को भगा देंगे क्या? मैंने कुछ जवाब नहीं दिया। उसके बाद कह रहे बस बिरयानी वाले भैया को छोड़ दे। ठीक है, तो हमारा दिल उतना ही है, हम अपना फायदा देखते हैं ना, कि बिरयानी वाले भैया नहीं जाना चाहिए, बाकी सब चले जाए। अच्छा, अब देखो, लिखेंगे इब्न बतूता ने उत्तर पूर्व भारत में मुसलमानों का एक नया, इब्न बतूता ने उत्तर पूर्व भारत में मुसलमानों का एक नया, क्या बोलेंगे, नया, हाँ, नया पंथ की नए पंथ की शुरुआत की। मुसलमानों के एक नए पंथ की शुरुआत की, जिसे बतूता मुसलमान कहा गया। बतूता मुसलमान खुदा की प्राप्ति के लिए जिकिर, जिकिर कैसे लिखेंगे, है ना, नहीं जिकिर, जिकिर, जिकिर नहीं, जिकिर, खुदा की प्राप्ति के लिए जिकिर को अपना माध्यम बनाते हैं। और ब्रैकेट में लिख लेना, जिकिर मतलब क्या बोलेंगे, संगीत। और ये संगीत फ्यूजन है। फ्यूजन किसका? वही निजामुद्दीन औलिया के दरगाह के गाने प्लस वहां के लोकल गीत जो हैं, उन दोनों को मिला के बनाए गए। मतलब जो वे ऑफ एक्सप्रेशन का लैंग्वेज है, अगर मणिपुर में है तो मणिपुरी लैंग्वेज में होगा, लेकिन गाने कौन से हैं? निजामुद्दीन औलिया के दरगाह के गाने, उसको ट्रांसलेट किया। आ गया समझ में जिकिर? ठीक है, तो लैंग्वेज क्या होगा? स्थानीय। अगर गढ़वाली में जिकिर होता तो गढ़वाली भाषा में होता, लेकिन मैसेज क्या होता? जो निजामुद्दीन औलिया के दरगाह के गानों के, ठीक, उसको जिकिर कहा जाता है। 12 वर्ष भारत में रहने के बाद आखिरकार इब्न बतूता चीन चले गए। इसी समय काल में उन्होंने विजयनगर, इसी समय काल में उन्होंने विजयनगर, द्वार समुद्र, पांड्यापुत्तम, द्वार समुद्र मतलब आज का कर्नाटका वाला पोर्शन, और पांड्यापुत्तम की भी यात्रा की थी। मैम नेम रिपीट कर दीजिए। देखो, भारत के रहने के समय काल में उन्होंने, मैंने बोला सबसे पहला विजयनगर, कौमा, दूसरा बोला मैंने द्वार समुद्र, और तीसरा बोला पांड्यापुत्तम, वही हार्दिक हार्दिक पांड्या वाला, पुत्तम, पू पू पूजा वाला पू, पांड्यापुत्तम की भी यात्रा की थी। उनके किताब रहेला में कालीकट एवं, उनकी किताब रहेला में कालीकट एवं, कालीकट के अलावा किसके बताओ भला, कालीकट एवं, उसमें लिखोगे मुंबई के पास बहुत बड़े, मुंबई के पास बहुत बड़े बंदरगाह होने की बात कही गई।
कही गई थी? अब लास्ट लाइन लिखो, इब्न बतूता पहन के जूता निकल पड़े। लास्ट लाइन लिखो, इब्न बतूता पहन कर जूता निकल पड़े। थोड़ी हवा नाक में घुसी, घुस गई थोड़ी कान में। निकल पड़े, देखो, इब्न बतूता पहनकर जूता निकल पड़े तूफान में। थोड़ी हवा नाक में घुस गई, थोड़ी हवा नाक में घुस गई थोड़ी कान में। यह सर्वेक्षण दयाल सक्सेना ने इब्न बतूता के बारे में लिखा था। यह सर्वेक्षण दयाल सक्सेना ने, यह सर्वेक्षण दयाल सक्सेना ने इब्न बतूता के बारे में लिखा था। सर्वेक्षण दयाल सक्सेना ने इब्न बतूता के बारे में लिखा था। सी टाइप चार्जर है मैम आपके पास? थैंक यू। ये तो अच्छी वाली चार्जर है, जल्दी जल्दी होगा चार्ज। सबने लिख लिया? सर्वेक्षण दयाल सक्सेना ने इब्न बतूता के बारे में लिखा था। किताब का यस मैम, लिख लिया। आगे लिखो थोड़ा सा। रहेला में भारत में पाए जाने वाले, रहेला में भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाज का जिक्र है, जिसमें भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाज का जिक्र है, जिसमें बाजरा, जौ और मक्का प्रमुख है। बाजरा, जौ और मक्का प्रमुख है। उन्होंने गंगा यमुना दोआब क्षेत्र के मिट्टी की भी सर्वेक्षण कर, उन्होंने गंगा यमुना दोआब क्षेत्र की मिट्टी का भी सर्वेक्षण कर उसका रिपोर्ट अपने किताब में छापी थी। उसका रिपोर्ट अपनी किताब में छापी थी। ज्यादा मच्छर है आज, सब परेशान है मच्छर से। तथा भारत के लोक संस्कृति का भी, भारत के लोक संस्कृति को भी काफी महिमा मंडित, भारत के लोक संस्कृति को भी काफी महिमा मंडित की थी। महिमा मंडित की थी मतलब बढ़िया बोला था। ठीक है, बहुत अच्छा है, ऐसा बोला था। अब आते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो हिंदी भाषा बोल रहे हैं और लिख रहे हैं ना, अमीर खुसरो का देन है हिंदवी। ठीक है, उससे पहले भारत के लोग कौन सी भाषा में बात करते थे? प्राकृत भाषा में बात करते थे। ठीक है, प्राकृत यूज में आने वाली भाषा थी, जो आज का हिंदी भाषा है, जिसमें खड़ी बोली और देवनागरी लिखी जाती है। उसकी शुरुआत अमीर खुसरो ने की थी हिंदवी नाम से। ठीक है, इसमें संस्कृत के वर्ड, पाली के वर्ड और उर्दू के वर्ड, तीनों ही वर्ड मिक्स हो रहा है इस वाले में। जैसे हम लोग क्या कहते हैं एप्लीकेशन को? दरखास्त। दरखास्त क्या है? उर्दू वर्ड है, अरेबिक वर्ड। ठीक है, उसी तरीके से हम जैसे कहते हैं सुप्रभात, प्रभात संस्कृत वर्ड है।
तो सबको मिला के एक कॉमन जनता के लिए भाषा उन्होंने तैयार की थी, जिसको हिंदवी कहा जाता था उस समय पे। हिंदवी, आज के डेट पे तो इसको हिंदी कहा जाता है। वैसे रियल नेम पूछे तो हिंदवी ही आती है, ठीक है। उसके अलावा अमीर खुसरो क्यों फेमस है? अमीर खुसरो फेमस है, वो सल्तनत काल में सबसे अधिक राजाओं के दरबारी मतलब एडवाइजर के पोस्ट में अपॉइंट थे। अलाउद्दीन खिलजी से लेके ग्यासुद्दीन तुगलक तक, ठीक है। ये तो उनकी किस्मत अच्छी थी, मोहम्मद बिन तुगलक मिले नहीं, ठीक है। अदरवाइज मतलब वो प्रोमिनेंट बहुत सारे राजाओं के साथ एज ए काजी हो या एडवाइजर हो काम किया था। लिखेंगे अमीर खुसरो। एक मिनट, हाँ, ये मेरा भाई आने वाला है ना आज। बताओ, मतलब जिंदगी की क्या विडंबना है। एक तो मेरे घर में मेहमान आ रहा है, मेरा भाई आ रहा है, और मेरा सिलेंडर खत्म, और आज मंडे है तो गैस एजेंसी बंद है। भाई से कैसे मंगवाऊंगी बताओ? आसाम से लेके आ तू, और मंडे है गैस एजेंसी बंद। मैम ऑनलाइन बुक कर लिया करिए। भूल गई ना भाई, मैं भूल गई थी, मैं भूल गई। एक्चुअली बुकिंग पहले ही करना था। ऐसा होता है ना, बिजी लोग हैं हम लोग, तो हम भूल जाते हैं। तो भूल गए, अब मैं सबसे मांगती फिर रही हूँ। अभी जाके सबसे पहला तो कर्तव्य मेरा ये बनता है कि सही सलामत एक सिलेंडर का जुगाड़ करूं मैं। ओए मैं सारे 11টাত ফোন কৰিম ৰহ, মই ক্লাছত আছো। ठीक है सर। एसएमएस लैंग्वेज, मैंने बोला मैं तेरे को 11:30 बजे कॉल करता हूँ, मैं रिस्पिना पहुंच गया, तो मैंने उसको बोला है ना, तू क्रॉसिंग तक आ जा, वहां से मैं उठाऊंगी, ठीक है। हाँ उठा लूंगी, और क्या। चल यहाँ से घर, ठीक है, चल यहाँ से ऐसे करके उठा लूंगी, ठीक है। तो इसीलिए मैंने बोला ना, मैंने 11:30 बजे कॉल करूंगी। अब उसको मैंने पहले ही बोल दिया था, पहले भी पहुंचा तो मैंने कहा इधर उधर टांग झांक करते रहना और खड़े रहना। मैंने कहा मैं तो आऊंगी 11:30 के बाद। तो कह रहे ये बढ़िया है, तुम्हारे घर में मेहमान आके पहले खड़ा होगा, इंसान लेकिन लेने आने वाला कह रहे अपने हिसाब से आएगा। मैंने कहा ऐसा ही होता है हमारे उत्तराखंडियों में, हम अपने हिसाब से जाते हैं। चलो अमीर खुसरो लिखेंगे। अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। वह निजामुद्दीन औलिया के आध्यात्मिक छात्र थे। वह निजामुद्दीन औलिया के आध्यात्मिक छात्र। एक होता है डायरेक्ट छात्र, तुम लोग मेरे डायरेक्ट छात्र, मैं महात्मा गांधी के आध्यात्मिक छात्रा हूं। आ गया समझ में? वो मुझे मिले नहीं है कभी, या मतलब ऐसा कोई बंदा जैसे तुम्हारे लाइफ में स्वामी विवेकानंद, ऐसे एग्जांपल दे, स्वामी विवेकानंद तुमसे मिले नहीं है, लेकिन उनके विचारों से प्रेरित होकर तुमने अपने जीवन को एक मतलब क्या दिया है, स्वरूप दिया, तो वो क्या हो गया, आध्यात्मिक छात्र, ठीक है। ओके, मैं आध्यात्मिक छात्र था। हाँ, इनको हिंद का तोता कहा जाता है। ये बहुत बड़े, पता है क्या थे, एक तो संगीतज्ञ थे, बहुत सारे, जैसे ख्याल ऐसे करके उसमें कुछ होता है, ठीक है। मतलब बहुत सारी चीजें होती है क्लासिकल म्यूजिक में, ख्याल ऐसे करके, ऐसे गाना गाते हैं ना, ख्याल गाएंगे अब ख्याल के बाद पता नहीं कौन सा गाते हैं, कुछ एक गाते हैं, तो ये सब अमीर खुसरो का दिन है। उसके अलावा उन्होंने जो सितार देखी है तुमने, सितार इन्वेंट किया था, बिना नहीं सितार, ठीक है, तो सितार का इन्वेंटर है। इसके अलावा तुम अगर रचनाओं के बात करते हैं तो वो लैला मजनू, ठीक है, लैला मजनू के अलावा और क्या है, मौलाना अनवर, है ना,
ये बहुत बड़े बड़े प्यार के मतलब रचनाएं हैं उनका। ठीक है, उसके अलावा कव्वाली, कव्वाली सुना है? पर्दा है पर्दा, वो वाला। ठीक है, ये जो कव्वाली होते हैं, कव्वाली का भी शुरुआत जो है आपके अमीर खुसरो ने किया है। ठीक है, उन्होंने कौन कौन सी भाषा में किताबें लिखी है? तो पहला तो हो गया ब्रज भाषा। ब्रज भाषा जानते हो? ब्रज के लोग जो बोलते हैं ब्रज भाषा, सब अलग होता है। उसमें पॉलीथीन को बोलते हैं चिल्ली। हम तो पॉलीथीन बोलते हैं ना। अब अगर तुम्हें कोई पूछे ना एक चिल्ली दो, ठीक है, तो मैम तुम चिल्ली नहीं, जिल्ली होता है मैम, जिल्ली चिल्ली, बोली जाती है। प्योर ब्रज में जहां गोवर्धन है उसमें चिल्ली बोलते हैं, च च, चिल्ली। गोवर्धन के आसपास है, क्योंकि मेरे कई सारे स्टूडेंट थे तो उनसे थोड़ा बहुत मैंने सीखा था उनकी भाषा। ठीक है, झिल्ली बोलते हैं वेस्टर्न यूपी के, मतलब आपके जो साइड उसमें लगा हुआ है, या यूपी में ही ईस्टर्न यूपी में लगा हुआ है, उस वाले साइड में बोलते हैं झिल्ली। ठीक है, तो ऐसी ऐसी, और जैसे, और ब्रज भाषा के अलावा उन्होंने हिंदवी भाषा की शुरुआत की थी। उन्होंने किताबें फारसी भाषा में लिखी है। अच्छा, उसके अलावा उन्होंने ना तबला बनाया था। तबला, तबला और सितार उन्होंने बनाया था। तबला को कैसे बनाया था? मृदंग को काट के छोटा कर दिया और उसके ऊपर चमड़ा लगा दिया। ठीक है, तो बन गया आपका तबला। ठीक है, तो ये आपके अमीर खुसरो के बारे में है। अमीर खुसरो की रचनाओं में बहुत बढ़िया रचना बताती हूँ, तुम सबने सुना है, ओरे पिया। वो अमीर खुसरो की रचना है जो मूवी में लिया गया था गाना। शायद सुर अलग होगा उस समय पे, बट हाँ, हाँ, दमादम मस्त कलंदर। ठीक है, ये सब अमीर खुसरो खुसरो का गाना है। तो अब तुम लोग भी सोचो तुम कितने ज्ञानी लोग हो, ओरे पिया जानते हो, दमादम मस्त कलंदर जानते हो, है ना? तो ये अमीर खुसरो का है। उसके अलावा मेरे महबूब के घर, रंग है रीत, ये तो मैंने नहीं सुना है। तुमने सुना है? किसी ने सुना है क्या? ये तो मैंने सुना है। परदेसी बालम, धन अकेली मेरे विदेशी घर, ये तो मैंने सुना है, बहुत पुराना है। बहुत सारे गाने हैं यार, रुको और बताती हूँ। ख्वाजा मेरे ख्वाजा सपनों में आजा, सुना है? मतलब तुमने क्या सोचा ए आर रहमान ने लिखा है? उसकी वर्डिंग अमीर खुसरो का है, उसमें चेंज किया होगा ए आर रहमान ने डेफिनेटली, बट ख्वाजा मेरे ख्वाजा भी अमीर खुसरो का है। ये आपने ऑनलाइन वाले सुना है ना ये गाने? यस मैम, सुने हैं। सुना है, ठीक है। यही सारे गाने देखो, अब जो जो गाने बॉलीवुड के मूवीज में आ गए वो हिट हो गए हमारे लिए, क्योंकि हम तो अनपढ़ एकदम लिक्चर किस्म के लोग हैं। अब अनपढ़ लोगों को तो लिक्चर ही बोलेंगे हम अपने कैटेगरी को कैटेगराइज कर सकते हैं, हम अनपढ़ अमीर, अनपढ़ लिक्चर हैं, अमीर नहीं है। ना, अमीर है, ऐसे अमीर है ना, सुबह सिलेंडर मांग रहे, कोई कोई मेहरून रंग के शॉल के जुगाड़ करने में लगे पड़े। अच्छा, अमीर बोलना, हाँ सही बात है, लिच्चर नहीं है हम लिच्चर नहीं है, हम बहुत अमीर है। सही बात है, हम बहुत सुंदर, ज्ञानी, ठीक है, और अमीर किस्म के लोग हैं। जज नहीं हुआ, लिच्चर ही सही है। नहीं नहीं, पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव ही बोलना है आज से। हाँ, ऑरा सबके निकलना चाहिए। देखो, अगर पीसीएस नहीं हुआ, एटलीस्ट कमाई का जरिया एक पक्का हो जाए, तुम्हारा ऑरा स्ट्रांग है ना, 4-5 बंदों को बैठा के प्रवचन देना शुरू कर देना, बहुत कमाई है इसमें भी। ठीक है, हाँ, कौन सा पनौती? मुझे पता ही नहीं है। मोदी, मोदी पनौती क्यों? मोदी मैच देखने गए थे इसीलिए।
अच्छा अच्छा अच्छा, देखो बेचारे विराट कोहली रोहित शर्मा की कोई गलती नहीं है, ठीक है, पनौती तो मोदी है। ठीक है, खेलने वालों को कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तो भाई देखो 8 बजे, 8 ही बजे थे कि 8:30 बजे थे, मैंने अपने पतिदेव को फोन करके बोल दिया था भाई इंडिया अगर हारा है मेरी गलती की वजह से नहीं हारा है, तो कृपया घर आके लड़ाई ना करिएगा, ठीक है, क्योंकि मुझे मतलब, क्योंकि मैंने हर मैच में यही एक बात पूछी थी, इंडिया हार गई क्या, तो वो कहते थे ये जीती, बहुत अच्छी जीती, कह रहे तुम तो भड़ास ही निकालते रहोगे। मैंने कहा आज मेरे ऊपर ना लग जाए, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इंडिया जीत नहीं सकती ऐसे, क्योंकि धोनी नहीं है उसमें, ऐसा एक विजन नहीं है इंडिया के पास, कमी थी, विजन नहीं था। हाँ एग्जैक्टली, वही तो चीज है ना, एक बड़ा विजन साथ में होना बहुत जरूरी है, एक ऐसा बंदा जो सबको बांध के रखे, ठीक है। तो मैंने मतलब मैंने नहीं लगाया था, मुझे बुरा नहीं लगा, मुझे अच्छा भी नहीं लगा, क्योंकि मैं क्रिकेट के हार्डकोर फैन एक समय पे थी, जिस दिन से मोदी ने संन्यास ले लिया है, मैंने भी कम कर दिया है क्रिकेट देखना। अच्छा हाँ सॉरी धोनी, अच्छा पनौती का ही नाम निकल रहा है मुंह पे। देखो मोदी ले ना ले, लेकिन मैं चाहती हूं मैं संन्यास ना लूं, ठीक है, मोदी का मोदी जाने भाई, हम नहीं जानते। बाकी वही चीज है कि छोड़ दो, है ना, मैंने बोल दिया था भाई मेरी वजह से नहीं हारी है, तो अब सच्चाई मेरी वजह से कैसे, मेरी वजह से हारी नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। लिखो चलो, खुश रहो लिखेंगे, तुम ही खुश रहो। जन्म 1253, हिंदी खड़ी बोली को प्रचलन में लाने वाले कवि, हिंदी खड़ी बोली को प्रचलन में लाने वाली कवि, जिन्होंने गजल, ख्याल, कव्वाली, जिन्होंने गजल, ख्याल, कव्वाली और रुबाई और तराना, ये रुबाई और तराना गाने का ही स्टाइल है, गजल, ख्याल, कव्वाली, देखो हम गजल और कव्वाली के बारे में जानते हैं, ख्याल, रुबाई और तराना के बारे में नहीं जानते, ये क्लासिकल म्यूजिक में यूज होता है। रुबाई और तराना, क्या हुआ, कहाँ छूटी तुम्हारा, गजल, ख्याल, कव्वाली, रुबाई और तराना, तराना, तराना की प्रचलन किए जिन्होंने, कहां पर हुआ था पता है, यहाँ पर होगा बच्चा कोई, एटा डिस्ट्रिक्ट है यूपी में, ईस्ट यूपी में, जब हम लोग ऐसे ट्रेन से आते हैं तो एटा निकलता है स्टेशन, तो एटा उत्तर प्रदेश में, ठीक है, वो पैदा हुए थे, ठीक है, वह लाचन जाति के सैफुद्दीन के पुत्र थे, लाचन जाति के सैफुद्दीन के पुत्र थे। अब लाचन मतलब मैं तुम्हारी आम भाषा में बताती हूँ, जैसे जिनका लुक चाइनीज टाइप्स होता है, ठीक है, एक तो होता है ना, देखो मुसलमानों में भी ना अलग अलग टाइप के मुसलमान दिखते हैं, जैसे पठान होते हैं, पठानों का लुक और जो हमारे यूपी वाले मुसलमान का लुक है एक जैसा नहीं होता ना, पठान बड़े लंबे चौड़े होते हैं और बड़े सुंदर सुंदर होते हैं, और यूपी वाले ऐसे लंबे चौड़े नहीं होते, ठीक है, लेकिन यूपी वाले आर्यन मुसलमान है। उसी तरीके से चाइनीज जो मुसलमान है, मतलब लुक वाइज बता रही हूँ, ठीक है, किसी को ऐसा नहीं है, मंगोल जो होते हैं ना, मंगोल मुसलमान है, ठीक है, तो छोटे छोटे हाइट के नेपाली नेपाली टाइप दिखते हैं, ठीक है, और ऐसे जाति के वो मुसलमान थे, ठीक है, लिखेंगे
बलबन के समय काल में वो एटा में बसे थे। एटा में बसे थे। एटा बलबन के समय काल में वो एटा में बसे थे। उनको गज ए हिंद भी कहा जाता है। उनको गज ए हिंद भी कहा जाता है। किशोर अवस्था में उन्होंने कविता लिखना प्रारंभ किया। किशोर अवस्था में उन्होंने कविता लिखना प्रारंभ किया और 20 वर्ष के होते होते 20 वर्ष के होते होते कवि के रूप में प्रसिद्ध हो गए। कवि के रूप में प्रसिद्ध हो गए। खुसरो, गुलाम, खिलजी और तुगलक, खुसरो, गुलाम, खिलजी और तुगलक तीनों राजवंश के 11 सुल्तानों का उत्थान पतन, तीनों राजवंश के 11 सुल्तानों का उत्थान पतन के चश्मदीद गवाह थे। के चश्मदीद गवाह थे मतलब मैम उत्थान पतन क्या? पतन के चश्मदीद गवाह थे। इसका मतलब आप नाम लिखाने की जरूरत नहीं है, बता दिया मैंने। गुलाम में कहां से शुरू करोगे? गुलाम वंश बलबन से। ठीक है, गुलाम वंश के जो राजा थे बलबन से शुरू करोगे, फिर उसके बाद खिलजी। ठीक है, कौन से? जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, सभी। और उसके बाद अब तो मोहम्मद बिन तुगलक तक। आप किसी के भी आ जाए तो तुम बता सकते हो, है ना, ये समयकाल इनका था। वह निरंतर राज दरबार में रहने पर भी, वह निरंतर राज दरबार में रहने पर भी उनके ऊपर कोई भी षड्यंत्र का, पर भी उनके ऊपर कोई भी षड्यंत्र का इल्जाम नहीं है। कोई भी षड्यंत्र का इल्जाम नहीं है। आप सोचो उस समय कितना षड्यंत्र होते थे। वो बलबन के समय काल से लेके, तुम सोचो, मोहम्मद बिन तुगलक के समय काल तक राज दरबार में मौजूद थे। सभी राजाओं ने, वंश बदल गए लेकिन अमीर खुसरो को किसी ने नहीं छोड़ा, फिर भी उनके ऊपर कोई षड्यंत्र का इल्जाम नहीं। मोहम्मद बिन तुगलक भी नहीं लगा पाया। मतलब इनिशियली थे ना वो, ठीक है, इनिशियली मोहम्मद बिन तुगलक के कुछ प्राइमरी टाइम में थे, उसके बाद वो बूढ़े हो गए तो अपने घर वापस चले गए थे। पर मोहम्मद बिन तुगलक जैसा पागल भी उनके ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगा पाया। तो कितना साफ सुथरा कैरेक्टर का एक बंदा होगा। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे, कहा जाता है कि तबला, तबला तबला का आविष्कार अमीर खुसरो द्वारा किया गया। तथा सितार भी उन्होंने ही खोजा।
वह निजामुद्दीन औलिया के शिष्य होने के कारण हिंदी संगीत, हिंदी क्लासिकल संगीत में या शास्त्रीय संगीत में, हिंदी शास्त्रीय संगीत में या भारतीय शास्त्रीय संगीत में उनका योगदान बहुत बड़ा है। उन्होंने स्वयं कहा था कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूं। मैं हिंदुस्तान की तूती हूं। अगर तुम वास्तव में मुझे जानना चाहते हो, तूती हूं। अगर तुम वास्तव में मुझसे जानना चाहते हो, वास्तव में मुझसे जानना चाहते हो, तो हिंदवी में पूछो। मैं तुम्हें अनुपम बातें बता सकूंगा। मैं तुम्हें अनुपम बातें बता सकूंगा। ये क्यों बोला था? देखो, हजरत निजामुद्दीन नाम के एक मतलब बहुत प्रसिद्ध तुगलक राज कवियों में एक था हजरत निजामुद्दीन। वो हमेशा तुर्की भाषा में बोलता था और अमीर खुसरो ने जानबूझ के कभी भी हिंदी भाषा छोड़ी नहीं। उन्होंने बोला, तुम जब हिंदुस्तान में आके हिंदुस्तान में राज कर रहे हो तो मुझसे बात करनी है तो हिंदी में करो। मैं तुम्हें सारी बातें बताऊंगा, लेकिन मुझसे उम्मीद मत करना कि मैं तुर्की भाषा में तुम्हें जवाब दूंगा। ठीक है? इसीलिए उसके बाद लिखो, अभी दिल्ली दूर है। अभी दिल्ली दूर है पहले खुसरो की शायरी में आई, फिर हिंदी साहित्य में इसका प्रयोग हुआ। अभी दिल्ली दूर है पहले खुसरो की शायरी में आई, किसको लेके था? गयासुद्दीन तुगलक को लेके बोला गया था ना, दिल्ली अभी दूर है। और बाद में हिंदी साहित्य में आया। शायरी में आई और बाद में साहित्य में प्रयोग हुआ। 1289 में उन्होंने मसनवी किरानुस सादेन, मसनवी किरानुस सादेन की रचना की थी। सादेन इसके लिए जलालुद्दीन खिलजी ने उन्हें अमीर की उपाधि दी थी। इसके लिए इतना अच्छा लिखा कि उसको अमीर बोल दिया। इसके लिए जलालुद्दीन खिलजी ने उन्हें अमीर की उपाधि दी थी। खुसरो ने जलालुद्दीन की प्रशंसा में, मैम उपाधि बता दीजिए क्या दी? अमीर अमीर खुसरो बोलते ना, अमीर की उपाधि दी थी। खुसरो ने जलालुद्दीन की प्रशंसा में मिफ्तोल फतह, मैं लिख के दे रही हूँ यार, मिफ्तोल फतह गलत लिखोगे तुम लोग।
रुक जा। जलालुद्दीन की प्रशंसा में नहीं, रुको, गलत हो गया मिफ्तोल। आधा फ है, आधा फ मिफ्तोल, फतह। आधा फ है, मेरा पूरा हो रखा है, तुम लोग आधा कर लो फ को। मिफ्तोल फतह नामक ग्रंथ की रचना की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने उन्हें राज कवि की उपाधि प्रदान की। अलाउद्दीन खिलजी ने उन्हें राज कवि की उपाधि प्रदान की। बारह सौ 98 से 1301 के बीच उन्होंने 5 रोमांटिक से 1301 के बीच उन्होंने 5 रोमांटिक रचनाएं की थी। उन्होंने, जो बहुत फेमस है, 1298 से 1301 के बीच उन्होंने 5 रोमांटिक रचनाएं की थी। पहला लिखो, मल्लोल अनवर। मल्लोल अनवर। दूसरी नाटक का नाम है मल्लोल, मल्लोल अनवर। दूसरे रोमांटिक नाटक का नाम है शिरीन खुसरो। शिरीन खुसरो। सब कहते हैं ये खुसरो की गर्लफ्रेंड के बारे में थी। मतलब एक इमेजिनेशन का कैरेक्टर था, एक गांव का व्यक्ति था, उसमें दिखाया गया है। वो उसकी मतलब बच्चा भी था, बीबी भी थे, सब कुछ थे, लेकिन उसकी इमेजिनेशन में बहुत एक सुंदर से वो आती थी, मतलब औरत आती थी, और उसको जो भी तकलीफ होती थी वो बंदा उसी के साथ मतलब डील करता था, शेयर करता था। समय के साथ गांव के लोगों ने उसको मतलब पागल समझने लग गया, ठीक है, कि ये पागल है, ये है, वो है। तो उसकी जो इमेजिनेशन में प्रेमिका है, लोग कहते हैं ये शायद खुद अमीर खुसरो ने अपनी ही जिंदगी के बारे में लिखा, क्योंकि कैरेक्टर का नाम भी खुसरो ही रखा था। और वो जो इमेजिनेशन का कैरेक्टर था, जो लेडी थी, जो उस मतलब वो कल्पना करती थी कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, उसका नाम था शिरीन। ठीक है। उसके बाद आएगा लैला मजनू। मजनू लैला बोल रही थी मैं, लैला मजनू। उसके बाद है आइन ए सिकंदरी। इसमें कोई आइन कानून के बारे में नहीं है, ठीक है। चौथा है आइन ए सिकंदरी। और पांचवा है हष्ट बिहिष्ट। हष्ट बिहिष्ट। बिहिष्ट, ब पेट नहीं काटना, विहिष्ट। मैम पहला वाला एक बार फिर बोल दीजिए, मेरा छू। पहला वाला का नाम है मल्लोल अनवर। मल्लोल अनवर। देखो, अमीर खुसरो एक वैदराज भी थे और एक फिजिक्स के फिजिशियन भी थे। तो उन्होंने कुछ ना काव्यात्मक रूप से घरेलू नुस्खे दिए थे, जैसे ना चाहो काऊ को बिना छुरी बिन घाव, तो वासे कह दीजियो दूध से पूरी खाए। ठीक, मतलब क्या है, ना चाहो काऊ को बिन छुरी बिन घाव, तो वासे कह दीजिए दूध से पूरी खाए। मतलब अगर बिना काटे बिना फाड़े तुमको घाव पैदा करनी है तो पूरी के साथ खीर खा लो, दूध के साथ, पूरी के साथ। मतलब जो हम लोग करते ना आजकल, चाय पीते हैं चीनी के साथ, हमने नमकीन खा लिया, ये जहर ही तो है। तो उन्होंने ये दिया था, दूध से पूरी खाए, ठीक है। और ऐसे
प्रतिदिन तुलसी बीज को पान संग जो खाए, रक्त धातु दोनों बढ़े, नामर्दी मिट जाए। ठीक है, मतलब क्या हुआ, रोज अगर तुलसी के बीज एक पान में रख के खाओगे तो तुम्हारे बॉडी के अंदर आयरन और कैल्शियम की कभी डेफिशिएंसी नहीं होगी। और जो कहते हैं ना नामर्दी, मतलब सिर्फ नामर्दी मतलब पुरुषों में नहीं होता ना, महिलाओं में भी बच्चा पैदा करने में दिक्कत जो आती है, इस टाइप की कभी बीमारियां नहीं होती। इसी तरीके से माटी के नवपात्र में त्रिफला रैन में दाढ़ी, सुबह सवेरे धोए के आंख रोग हो हरी। मिट्टी के पात्र में अगर त्रिफला पानी में डुबो के रख दोगे और सुबह सुबह पी लोगे पेट के साथ, वो आंखों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो इस टाइप से उन्होंने काव्यात्मक ढंग से जो है ना वैद्यराजी भी की है, वो बहुत अच्छे एक फिजिशियन भी थे। ठीक है, ये थे आपके अमीर खुसरो। इसके आगे नेक्स्ट, ऐसा होना चाहिए ना डॉक्टर, है कि नहीं? हम जाए तो ऐसे बता दें हमें। अब आजकल के डॉक्टर क्या करते हैं, आजकल के डॉक्टर कहते हैं लो ये पर्चा बना के दे देंगे कि इतना 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 दवाई है, खरीद के ले आओ, क्योंकि हम अमीर हैं, मतलब हम लोग अमीर हैं तो हम लोग दवाई खरीद सकते हैं। चलो, अरे अच्छा बोलना है ना सबको।